हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जितनी भी घटनाएं हैं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश से हमें कैसे दिखाई देता है, परावर्तन के नियम क्या क्या है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में कौन कौन से रंग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र में कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसकी कार्यविधि क्या है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मानव नेत्र को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसी वीडियो के, और ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम प्रकाश के बारे में बेसिकली जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि प्रकाश क्या है। अगर मैं आपको कह दूं कि बताइए प्रकाश क्या है, तो आप क्या परिभाषा देंगे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश ही तो प्रकाश है ना। लेकिन वास्तविकता में क्या है, अगर आप धूप में किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो क्या वो चीज़ गर्म हो जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गर्म हो जाती है। सर्दियों के टाइम में जब आप धूप में जाके बैठते हो तो क्या आपको अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। प्रकाश आपको क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो आप एक सिंपल सी बात कह सकते हो कि प्रकाश एक ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये तो चीज़ समझ में आती है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन और क्या खास बात है प्रकाश की? प्रकाश की एक खास बात यह है कि प्रकाश हमारी दृष्टि संवेदना को भी जागृत करता है। दृष्टि संवेदना को जागृत करने का मतलब क्या है कि आप अपने कमरे में जाएं, ठीक है। आप अपने कमरे में जाएं और पूरी तरह से उस कमरे में कहीं से भी रोशनी ना आ रही हो, यानी कहीं से भी प्रकाश ना आ रहा हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने रखी वस्तु भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। और वहीं पर जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हो सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती है। क्या पहले वो वस्तुएं आपके आंखों के सामने नहीं थी? तो आप कहेंगे थी। आपके सामने वही वस्तुएं थी, सामने होते हुए भी वो दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं था। यानी कि देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। तो ये तो बहुत ही साधारण सी बात हो गई। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आज के बाद प्रकाश पूछ ले कि प्रकाश क्या है, तो साधारण सी परिभाषा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। तो इसका भी साधारण सा चीज़ है। देख लीजिए कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जिसको आपको देखना है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो वस्तुएं तभी दिखाई देंगी जब उस पर प्रकाश आकर के गिरेगा। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर जाकर के गिरता है और उस वस्तु पर जो प्रकाश गिर रहा है वो उस वस्तु से टकरा करके जब वो प्रकाश आपकी आंख में पहुंचता है तब वो वस्तु आपको दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बक्से को देखना है, तो आप देख सकते हो कि जो प्रकाश सूर्य का बक्से की इस वाली साइड गिरेगा वो तो आपके पास आएगा, वो तो आपकी आंखों पर गिरेगा। लेकिन जो प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो चारों तरफ से पड़ने वाला है, जो प्रकाश इसकी इस साइड गिरने वाला है, जो प्रकाश इस साइड गिरेगा वो तो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर सामने से किसी बक्से को देख रहे हो तो केवल सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है, पिछला नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उससे टकराकर के जो प्रकाश है वो और कहीं जा रहा था, आपकी आंखों में नहीं आ रहा। तो वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती है? उन पर पड़ने वाला प्रकाश उससे टकरा के जब हमारी आंखों में पड़ता है तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर प्रकाश की अगर एक खास बात देखें, प्रकाश की एक विशेषता होती है कि प्रकाश सदैव और सदैव सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रकाश ऐसे चल रहा है, या प्रकाश की कोई किरण ऐसे जा रही है, ठीक है। उसके सामने मान लीजिए आपने क्या रख दिया, कोई दर्पण रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए कि आप जा रहे थे
आप इधर जा रहे थे, ठीक है, कोई रास्ते में कोई बक्सा या दर्पण मिरर कुछ भी रख दिया तो आप क्या हो जाएंगे, उसके साइड में से होते हुए चले जाएंगे। लेकिन प्रकाश ऐसे नहीं करता है। प्रकाश अगर सामने कोई चीज आ गई तो उससे टकरा करके और किसी दिशा में चला जाएगा, ठीक है। तो जितना चलेगा उतना सीधा चलेगा। अगर रास्ते में कुछ आ गया तो ऐसे नहीं कि साइड में से होकर के निकलेगा, नहीं, वो उसे टकराएगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वो उस पृष्ठ से टकरा करके क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। और इसी घटना को क्या बोला जाता है, इसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगली जो चीज, अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो होगा प्रकाश के परावर्तन को समझाइए, या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझाइए। तो देखिएगा, इसमें साधारण सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले तो देखिए दर्पण को पढ़ते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई भी कांच का एक समतल टुकड़ा लेते हैं, कांच का एक क्या ले लिया, समतल टुकड़ा ले लिया। इस टुकड़े के ऊपर वाली साइड तो वैसे का वैसा पड़ रहने देते हैं। इस टुकड़े के नीचे वाली साइड हम जब पॉलिश कर देते हैं, नीचे वाली साइड हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गया, ये एक दर्पण बन गया। आप अपने घर में भी मिरर देखते होंगे, एक साइड तो पॉलिश की हुई होती है और दूसरी साइड सीधी होती है, ठीक है। तो यही होता है हमारा दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, यानी दर्पण पर आकर के गिरती है, तो उसे क्या कहेंगे, आपतित होना। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आकर के आपतित होती है तो दर्पण से टकरा के वो और किसी दिशा में चली जाती है। देखिएगा, ये आई, ये इस दिशा में आ रही थी, दर्पण से टकराई और टकरा करके किसी और दिशा में चली गई। तो इस घटना को आप क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का क्या बोला जाता है, परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो किरण आई है उसे क्या बोला जाता है, आने वाली किरण को तो क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण बोला जाता है। जो किरण परावर्तन के बाद जा रही है वो क्या हो गई, परावर्तित हो गई। परावर्तन हो गया, परावर्तन के बाद वापस जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। आपतित किरण आई और परावर्तित किरण चली गई, ठीक है। अब देखिएगा, जिस बिंदु पर परावर्तन होता है या आपतन होता है तो इस बिंदु को आप क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब इसी बिंदु को आप आपतन बिंदु भी कह सकते हो और इसी बिंदु को आप परावर्तन बिंदु भी कह सकते हो, क्योंकि इस बिंदु पर ही तो क्या हुआ है, आपतित किरण दर्पण से आकर के टकराई है और परावर्तित किरण यहाँ से परावर्तित हुई है, ठीक है। सो बेसिक ज़्यादातर इसे आपतन बिंदु बोला जाता है, क्योंकि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसे क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। अब ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु के ऊपर यानी इस बिंदु पर जहाँ पे ये किरण आकर के दर्पण से टकराई थी, इस बिंदु पर दर्पण का जो दर्पण के ऊपर अगर लंब खींच दिया जाता है, जैसे ये है दर्पण, दर्पण का ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर अगर मैं लंब खींच दूं, मान लीजिए इस बिंदु पर मैंने क्या खींच दिया, मान लीजिए इस तरह से जो है हमने, मान लीजिए इस बिंदु पर क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। तो ये जो आपतन बिंदु पर दर्पण के लंबवत जो लंब खींचा जाता है उसे क्या बोला जाता है, इसे अभिलंब बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जाता है, अभिलंब। तो यहाँ पर आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि आपतित किरण क्या है, तो आप कहेंगे कि जो किरण आकर के दर्पण पर टकरा रही है वो आपतित किरण है, जो परावर्तन के पश्चात किरण जा रही है वो परावर्तित किरण है। और फिर अभिलंब क्या है, तो आप कह देंगे कि आपतन बिंदु के ऊपर दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण और विलंब के मध्य जो कोण है उसे कोण आई लिखा जाता है। और कोण आई को क्या कहा जाता है, कोण आई को कहा जाता है आपतन कोण।
आपतन कोण। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आपतन कोण क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे कि जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है उनके बीच में जो बनने वाला कोण है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और कोण बन रहा है यहाँ पर, कौन कौन सा, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, इसे कोण आर से लिखते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, कोण आर को बोला जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मतलब क्या हो गया कि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण जो है वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। अब देखिएगा कि आपतन कोण को आई से क्यों डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से क्यों जो है डिनोट करते हैं, क्योंकि ये तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। जो रेखा आ रही है, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो आ रही है, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है यानी कि अभिलंब, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी आई, उसे जो है कोण आई से शो करते हैं। और कोण आर इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये किस किस के बीच में बन रहा है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है उनके बीच में बनने वाला जो कोण है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो उसे आर यानी कि परावर्तन कोण से दिखाया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि आई और आर से क्यों दिखाते हैं। तो परावर्तन की घटना को आप अच्छे से समझ गए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए आपतित किरण यहाँ आ रही है, ठीक है, अब मैं आपतित किरण अगर यहाँ पर गिराऊं तो मेरी जो किरण है वो परावर्तित होकर के यहाँ पर जा रही है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप भी यही जो है किरण को आपतित करवाओ लेकिन वो चली और कोई दिशा में जाए? तो क्या कोई ऐसा नियम है क्या कि जो किरण आपतित होगी वो उसी ही दिशा में वापस जाएगी या वो अपनी मनमर्जी से कहीं भी जा सकती है? तो ऐसे कुछ नियम होते हैं जिन्हें परावर्तन के नियम बोला जाता है। वो परावर्तन के नियम हमें बताते हैं कि अगर इस दिशा से आपतित हुई है कोई किरण तो वो परावर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी। ठीक है, कि इस दिशा में कोई आपतित हो रही है, कोई मान लीजिए कि हमें बता दिया जाए कि किसी किरण का आपतन कोण इतना है, तो परावर्तन कोण कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? तो वो हमें बताएंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं जो हमें परावर्तित आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के हम जानते हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम तो क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब भी कोई किरण आपतित होती है तो जितना वो अभिलंब के साथ आपतन कोण बना रही है उतना ही वो परावर्तन कोण भी बनाएगी। यानी कि जब कोई भी किरण है, कोई भी किरण पुंज है, कोई भी मान लीजिए कि किरण आ रही है जो दर्पण से टकरा करके परावर्तित होकर के जाती है, तो उसका जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है वो बराबर रहता है। यानी कि पहली चीज तो क्या कह दी, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, अब दर्पण के ऊपर मान लीजिए कि इस तरह से कोई किरण आपतित होती है। ठीक है, और अभिलंब के साथ मान लीजिए कोण आई बना रही है, तो जितना इसने कोण अभिलंब के साथ आते हुए बनाया है उतना ही कोण ये जाते हुए भी बनाएगी। यानी कि यहाँ पर कोण आई और कोण आर जो है वो बराबर होंगे, जितना आपतन कोण है उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो आप कह देंगे कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के समान रहता है। तो पहला जो नियम है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आपतन कोण का मान सदैव जो है वो परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, परावर्तन कोण
के मान के समान रहेगा। ये चीज समझ में आ गई आपको। पहला नियम तो हो गया ये कि जितना कोण आते हुए बनाएगी उतना ही कोण जाते हुए बनाएगी। अब बात करते हैं दूसरे नियम की कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि आपकी जो तीनों किरणें आप यहां पर बना रहे हो, कौन सी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। फिलहाल एक बार लिख लीजिए, ये क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जो आपकी आपतित किरण है, पहली किरण तो क्या हो गई, आपतित किरण यानी कि ये वाली, दूसरी क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सी हो गई, परावर्तित किरण हो गई ये वाली, आने वाली और जाने वाली, और तथा अभिलंब जो है, अभिलंब जो है एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो अब ये क्या बात कहना चाहता है, ये बात कहना चाहता है एक ही तल में होंगे। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मान लीजिए बोर्ड वाला जो तल है, तल का मतलब क्या हो गया, प्लेन। ठीक है, मान लीजिए कि हमने ऐसे करके एक किरण आपतित करवाई जो बिल्कुल बोर्ड के ऊपर ऊपर आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड के ऊपर ऊपर आ रही है। ठीक है, और अभिलंब भी क्या होगा, बोर्ड के ऊपर ही स्थित होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि परावर्तित किरण यूं बाहर चली जाए। ठीक है, मान लीजिए भी कोण आई बराबर कोण आर, मान लीजिए कोण आई 45 डिग्री का है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो रेखा है कितने कोण पर आई, 45 डिग्री पर आई। ठीक है, अब 45 डिग्री पर तो आ गई, अब 45 डिग्री पर वापस जाना है तो वो उधर भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं होगा, ये एक ही तल में जाएंगे। यानी कि बोर्ड के ऊपर ऊपर आई है तो बोर्ड के ऊपर ऊपर ही जाना पड़ेगा। यानी अगर इधर से आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद मान लीजिए इधर से आपतित हुई तो परावर्तन के बाद इधर ही जाना पड़ेगा। यानी ये जो तल है बिल्कुल सामने वाला, इसी के अंदर अंदर इन तीनों को रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये तल ले लिया आमने सामने वाला, ये तल ले लिया तो अगर इधर से आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद आगे जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। अगर इधर से आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद आगे जाएगी, यानी एक प्लेन में रहेंगे तीनों के तीनों। ठीक है, मान लीजिए अगर ये प्लेन ले लिया, इधर से आ रही है तो परावर्तन के बाद इधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि आ तो ऐसे रही है लेकिन प्लेन से बाहर चली गई, इधर चली गई, नहीं, इधर से आ रही है तो इधर ही जाएगी। यानी ये जो प्लेन है इसी के अंदर ही तीनों रहेंगी, यानी कि तीनों एक ही तल में रहेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि जिस तल में है उसी तल में रहेंगे। अगर इस प्लेन में, यानी कि जो प्लेन है, मान लीजिए एक मेज है, एक मेज है तो मेज के ऊपर ऊपर आ रही है, मेज के ऊपर ऊपर ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेज के ऊपर ऊपर आ रही थी, टकराई और फिर अंदर जो है मेज के अंदर धंस गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर मेज के अंदर से आ रही है तो बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी इस तरह से तल हो जाएगा। तो एक ही तल में रहेंगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में रहते हैं। तो ये हो गए हमारे परावर्तन के नियम। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट आता है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहाँ से होता है कि अगर हम जो सतह ले रहे हैं, अगर वो सतह सीधी सपाट हो जाए, यानी समतल हो और चिकनी हो। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे आप दर्पण ले रहे हैं, अगर दर्पण चिकना होता है, अगर दर्पण चिकना होता है तो उससे होने वाला परावर्तन कैसा कहलाएगा, नियमित परावर्तन कहलाएगा। और अगर जो दर्पण है वो चिकना ना होकर के खुरदरा है, अगर दर्पण चिकना ना होकर के खुरदरा है तो वो परावर्तन कौन सा हो जाएगा, विसरित परावर्तन हो जाएगा। तो अब हम नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन के अंदर अंतर समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, और फिर वहां पर आपको एक बहुत अच्छे वाला डाउट होगा, उस डाउट को भी हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। देखिएगा क्या गलती होती है। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के प्रकार बताइए। तो हम कहते हैं कि परावर्तन जो है, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है।
पहला प्रकार जो है वो कौन सा हो गया? पहला प्रकार होता है नियमित परावर्तन। पहला प्रकार कौन सा? नियमित परावर्तन। और दूसरा प्रकार कौन सा? दूसरा विसरित परावर्तन। तो देखिएगा इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है तो इन दोनों में अंतर देखिएगा क्या होता है। नियमित परावर्तन के अंदर जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है यानी जहां पर किरण आकर के टकराएगी, किसी दर्पण से टकरा सकती है, ठीक है, तो वो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? चिकना होगा। यानी कि अगर तो हमारा परावर्तक पृष्ठ जो है वो अगर चिकना है, अगर परावर्तक पृष्ठ अगर चिकना है तो वहां पर परावर्तन कौन सा होगा? नियमित परावर्तन होगा। और अगर हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है, अगर हमारा परावर्तक पृष्ठ यानी जहां से परावर्तन होना है, जिस पृष्ठ पर आकर के किरण टकराएगी, अगर वो सतह चिकनी नहीं हो करके कैसी है? खुरदरी है। अगर वो परावर्तक पृष्ठ जो है चिकनी नहीं है बल्कि क्या है? खुरदरी है, तो वहां पर जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा? वो परावर्तन जो है आप ये भी कह सकते हो खुरदरी है या अनियमित है। अनियमित यानी साधारण भाषा में अगर आम बोलचाल की भाषा में कहे तो उबड़ खाबड़ आप कह सकते हो, ठीक है। सो परावर्तक पृष्ठ अगर खुरदरी है, अनियमित है या उबड़ खाबड़ है तो ऐसे में परावर्तन कैसा होगा? विसरित परावर्तन होगा। एक और खास बात है कि जो किरणें आएंगी वो तो एक दूसरे के समांतर आएंगी। यानी कि जब परावर्तक पृष्ठ इस तरह से है, जब परावर्तक पृष्ठ इस तरह से है यानी कि बिल्कुल ऊपर से चिकना है, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, ठीक है। वो परावर्तन के बाद परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद भी क्या हो जाएगा? परावर्तन के बाद भी एक दूसरे के समांतर जा रही है, यानी समांतर आ रही थी और समांतर जा रही है। तो इसकी क्या खास बात आप बताएंगे? इसकी खास बात बताएंगे कि जब नियमित परावर्तन होता है तो यहाँ पर जो समांतर आपतित किरणें, जो समांतर आपतित किरणें हैं, समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही जाती हैं, समांतर ही जाती हैं। अब इनके अंदर दिशाएं कैसे बताएंगे? तो आपतित का मतलब यूं आने वाली और परावर्तित का मतलब यूं जाने वाली, ठीक है। सो जैसे आ रही थी वैसे ही जा रही है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। लेकिन अगर सतह खुरदरी है या अनियमित है तो सतह कुछ इस तरीके की होगी, और जब सतह इस तरीके की होगी तो यहाँ पर किरणें तो समांतर आएंगी लेकिन जाएंगी वो समांतर नहीं। यानी कि मान लीजिए कि समांतर किरणें आ रही हैं, यहां पर मान लीजिए कि किरणें समांतर आ रही हैं, ठीक है। तो जब समांतर आपतित किरणें अनियमित पृष्ठ से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के समांतर नहीं जाती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। और इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार डाउट हो जाता है कि नियमित परावर्तन किस लिए हुआ कि जितना कोण आते हुए बनाया उतना ही कोण जाते हुए भी बना रही है। इसका मतलब क्या है कि ये कोण I बराबर कोण R, यानी कि आप जो आपतन कोण है बराबर परावर्तन कोण, उस नियम का पालन कर रही है। लेकिन ये जो विसरित परावर्तन है इसके अंदर वो जैसे आई वैसे नहीं गई, अलग अलग दिशाओं में फैल गई। इसका मतलब क्या निकाल लेते हैं हम? ये निकाल लेते हैं कि शायद यहाँ पर जो नियम था परावर्तन का नियम कोण I बराबर कोण R, उसका पालन ये नहीं कर रही, शायद इसलिए विसरण हो रहा है, इसलिए विसरित परावर्तन हो रहा है, किरणें फैल रही हैं। लेकिन वहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं।
देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब तो परावर्तन है, चाहे तो वो नियमित हो चाहे तो वो विसरित हो, तो परावर्तन का नियम तो दोनों में ही फॉलो होगा। कोण I बराबर कोण R तो दोनों में ही होगा। तो फिर आप कहेंगे कि अगर इसमें परावर्तन का नियम भी पालन हो रहा है तो जब ये समांतर आ रही है तो समांतर जा क्यों नहीं रही? तो ये बेचारी उस परावर्तन के नियम का पालन करने की वजह से एक दूसरे से दूर दूर फैल गई है, यानी कि ये उस बाध्यता में बंधी हुई है कि हमें परावर्तन के नियम का पालन करना है। इस वजह से चाहे इन सबको एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा लेकिन इन्होंने परावर्तन का नियम नहीं छोड़ा। वो कैसे नहीं छोड़ा? तो देखिए यहां पर देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि जो भी सतह है उसके लंबवत पहले तो अभिलंब बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो इस बिंदु पर देखिएगा, इस बिंदु पर देखें तो रेखा किस तरीके से, इस तरीके से। जब इस तरीके से रेखा है तो उस पर लंब किस तरफ खींचा जाएगा? तो आप कह देंगे इस पर तो लंब लगभग इस दिशा में खींचा जाएगा। इस दिशा में खींचा जाएगा तो लंब क्या हो जाएगा? लगभग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? लंब हो गया ना। ठीक है, अब देखिएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो किरण है वो कितना कोण बना रही है, छोटा सा कोण बना रही है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा आप कि यहाँ पर ये जो किरण है ये इतना सा कोण बना रही है, आने वाली किरण है इसलिए आपतन कोण हो गया। ठीक है, अब ये जो किरण है जो आ रही है वो इसी के साथ उतना ही परावर्तन कोण बना के जाएगी। तो ये छोटा सा कोण, ये जो छोटा सा कोण है कोण I बन गया। तो जितना I बनाया उतना ही क्या बना के जाना पड़ेगा? उतना ही छोटा सा कोण R बना के जाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोण R। ठीक है, तो ये यहाँ से आई और यहाँ पर चली गई। ठीक है, अब ये तो हो गया इस पॉइंट के लिए। दूसरे पॉइंट के लिए भी देखिए, इस पॉइंट के लिए बात करते हैं। चलिए इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बिंदु है और सतह कैसे है? सतह लगभग ऐसे है। इस सतह पर लंब कैसे खींचा जाएगा? तो इस सतह पर तो ऐसे लंब खींचा जाएगा। इस सतह पर जब ऐसे लंब खींचा जाएगा तो ये जो आने वाली किरण है, ये जो आने वाली किरण है, जितना कोण इसने इसके साथ बनाया है उतना ही कोण ये इस तरफ भी बनाते हुए वापस जाएगी। तो जब वापस इतना ही कोण बनाते हुए जाएगी तो किरण किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो आप देख सकते हो कि एक किरण तो इधर गई है, दूसरी किरण इधर गई है। तो ये बेचारी जो बराबर बराबर आ रही थी अब कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है। किस वजह से हो रही है? ये सिर्फ परावर्तन के नियम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में ही, चाहे नियमित हो चाहे तो विसरित हो, परावर्तन का नियम जो है वो पालन दोनों में ही किया जाएगा। नियमित में चिकना पृष्ठ है, जैसे जैसे अभिलंब बनेगा वैसे वैसे वो चली जाएंगे, यानी कि समांतर ही आएंगे और समांतर ही जाएंगी। लेकिन विसरित परावर्तन के अंदर जो समांतर रूप से आपतित होने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में चली जाती है और इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई परावर्तन की। अब यहाँ पर क्योंकि नियमित और विसरित तो हमने पढ़ लिया, खैर विसरित हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जितने भी परावर्तन हम पढ़ेंगे वो नियमित परावर्तन ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पृष्ठ को चिकना ही लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपने कोई किरण किसी दर्पण पर गिरवाई। ठीक है, कोई किरण आपने किसी दर्पण पर गिरवाई यानी कि आपतित करवाई। ठीक है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है। तो अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा है? एक से अधिक दर्पणों के संयोजन से परावर्तन। अब ये क्या है और ये कैसे होगा? तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए एक आपका कोई दर्पण है, आप उस दर्पण पर कोई किरण आपतित करवाते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश किरण आपने उस पर आपतित करवाई। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वो किरण किसी दिशा में जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभिलंब है, जितना I बनाया उतना ही R बनाएगी। ठीक है, तो आपसे कह दिया कि अगर कोई किरण आपतित करवाई और उससे जो परावर्तित होकर के किरण निकली, अगर वो जो परावर्तित होकर निकली है यानी टकरा के जो दूसरी किरण गई है, वो किरण अगर किसी और दर्पण से टकराए,
ये किरण अगर किसी और दर्पण से टकराए तो क्या यहाँ पर भी परावर्तन होगा क्या? तो आप कहेंगे यहाँ पे भी परावर्तन होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, ये भी तो किरण ही तो है ना, ये भी तो प्रकाश किरण ही है, टकरा करके गई है लेकिन है तो प्रकाश किरण ही ना। मान लीजिए कि आप जा रहे हो, आप जा रहे थे, आपको यहाँ पे एक दोस्त मिल गया, आपने उसके साथ हाथ मिला लिया, आप मुड़ गए, अब मुड़े और वहां पर एक और दोस्त मिल गया, तो क्या आप इससे हाथ नहीं मिलाओगे? आप इससे भी हाथ मिलाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई किरण एक दर्पण से परावर्तित हो गई तो क्या वो दोबारा किसी दूसरे दर्पण से परावर्तित हो सकती है या नहीं हो सकती? तो आप कह देंगे बिल्कुल हो सकती है। ये यहाँ पे भी इस तरह का नियम अपनाएगी और आई जितना बनाया है उतना ही आर बनाते हुए किसी और दिशा में मुड़ जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब भी आप अपने बाल कटवाने जाते हो, जब भी आप अपने बाल कटवाने जाते हो, जो केश प्रसाधक की दुकान पर आप जाते हो, केश प्रसाधक की दुकान जिसे आप सैलून इत्यादि भी कहते हैं, तो जब आप सैलून इत्यादि पर जाते हो, केश प्रसाधक की दुकान पर जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आप देखते हो कि आपको जो आगे के बाल कटे हैं वो तो सामने शीशे में दिखाई दे जाते हैं, वो तो सामने दर्पण में दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अगर आपको पीछे से भी कटिंग देखनी है तो आप कैसे देखते हो? तो आप देखते हो कि केश प्रसाधक की जो दुकान है उसमें आगे और पीछे दो शीशे लगे हुए होते हैं, यानी दो दर्पण लगे हुए होते हैं। आम भाषा में हम शीशा बोलते हैं, लेकिन वैसे होता क्या है? दर्पण होता है। एक आगे दर्पण होता है, एक पीछे दर्पण होता है। तो वहां पर वास्तविकता में होता क्या है? आगे वाला दर्पण काफी बड़ा होता है और पीछे वाला दर्पण क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। तो ये देखिएगा कि ये मान लीजिए दर्पण है, ये मान लीजिए आगे का दर्पण है और ये मान लीजिए पीछे का दर्पण है। तो अब देखिएगा होता क्या है कि आप बैठे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर बैठे हैं, अब आपके पीछे के जो बाल हैं, पीछे के जो बाल हैं उन पर प्रकाश गिरेगा। प्रकाश यहाँ से गिर करके कहाँ गिरेगा? इस दर्पण पर गिरेगा। इस दर्पण से टकरा, देखिएगा एक बार बीच का जो डायग्राम है वो मिटा देते हैं, सिर्फ हमारा ही डायग्राम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी चेयर यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठे हो, आगे के बाल तो आपको दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? कि बालों से टकरा के जो प्रकाश दर्पण से टकरा के आपकी आंखों में आ रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा पीछे का क्या होगा कि प्रकाश आएगा, आपके पीछे के बालों से टकराएगा, दर्पण पर जाएगा, दर्पण पर जाकर के कहाँ दिखाई देगा? इस दर्पण में दिखाई देगा। इस दर्पण से टकरा के कहाँ जाएगा? आपकी आंखों में जाएगा। आंखों में कैसे जाएगा? आप कहेंगे आंखों में कैसे जाएगा? तो आप आंखें थोड़ी सी इधर घुमाओगे और ये प्रकाश इधर गिरेगा और आपको आपके पीछे के बाल जो बिल्कुल पीछे हैं वो भी आगे दिखाई दे जाएंगे। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि अगर दो दर्पण ले लिए जाएं तो वहां पर हमें परछाइयां दिखाई देते हैं, यानी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसे दिखाई देता है तो आपने समझ लिया, प्रकाश आया, पीछे के बालों से टकराया, पीछे के दर्पण से टकराया, आगे के दर्पण से टकराया और आपकी आंखों तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल होता है कि हम 2 या 3 दर्पणों के संयोजन के द्वारा भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। और जब भी आप केश प्रसाधक की दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सैकड़ों के सैकड़ों जो प्रतिबिंब अपने दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतिबिंब कितने देख पाते हो? उसमें आगे से आगे से आगे से आगे आपको दर्पण के अंदर दर्पण, दर्पण के अंदर दर्पण दिखाई देते जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि ये किरण इन दोनों शीशों के बीच में, इन दोनों दर्पणों के बीच में बार बार टकराती रहेगी, आपकी आंखों पर गिरती रहेगी और आपको अंदर 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 बहुत सारे जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है। वैसे ही आप मान सकते हो कि बहुत सारे उदाहरण इसके यहाँ पर लिए जाते हैं, जैसे कि पनडुब्बियों, टैंकों में, बंकरों में छिपे हुए जो सैनिक होते हैं वो बाहर देखने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? दो दर्पणों का संयोजन जो है वो उपयोग में लेते हैं। कैसे? पेरिस्कोप के माध्यम से। पेरिस्कोप इसका एक एग्जाम्पल है। देखिएगा पेरिस्कोप में क्या होता है, और अभी आप यहाँ पे एक पेरिस्कोप भी अपने सामने देख पाएंगे। तो देखिएगा पेरिस्कोप में क्या होता है? पेरिस्कोप में लगभग इस तरीके की संरचना होती है। पेरिस्कोप की इस तरीके की
संरचना होती है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक दर्पण लगाया जाता है। यहाँ पर क्या लगाया जाता है? एक दर्पण लगाया जाता है। और दूसरा दर्पण कहाँ लगाया जाता है? यहाँ लगाया जाता है। और ये जो पेरिस्कोप है वो किसके अंदर स्थित होता है? पनडुब्बी का, मान लीजिए पनडुब्बी वाला पेरिस्कोप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पनडुब्बी हो जाएगी। और ये पनडुब्बी किस में है? पानी में चल रही है। मान लीजिए पानी में। पनडुब्बी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वाहन जो पानी के अंदर डूबा रहता है, ठीक है। भारत की नौसेना द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, देशों की नौसेना के द्वारा जो उपयोग में लिए जाते हैं पनडुब्बियाँ, उसके अंदर यह होता है। तो वास्तविकता में होता क्या है कि मान लीजिए कि इस पनडुब्बी के सामने से यहाँ पर कोई शत्रु जहाज आ रहा है। शत्रु जहाज यहाँ पर मान लीजिए कि इस पनडुब्बी के सामने क्या आ रहा है? शत्रु का जहाज आ रहा है। अब पनडुब्बी के अंदर यहाँ पर सैनिक बैठा हुआ है। पनडुब्बी के अंदर कौन बैठा हुआ है? सैनिक, क्योंकि सैनिक तो पनडुब्बी के अंदर रहते हैं और पनडुब्बी पानी के अंदर छुपी हुई रहती है, ठीक है। अब देखेगा कि कोई शत्रु जहाज आ रहा है जो इस सैनिक को देखना है, तो वो कैसे देखेगा? तो वो इन दोनों दर्पणों की सहायता से देखेगा। कैसे देखेगा? तो देखिएगा यहाँ से इसकी जो प्रकाश किरणें, देखिएगा सूर्य से इस पर प्रकाश किरणें टकराएंगी और वो प्रकाश किरणें सीधी चलेंगी तो इसके अंदर चली जाएंगी। इसके अंदर चली जाएंगी तो देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पर इसका अभिलंब किस तरफ है? अभिलंब इस तरफ है। तो अभिलंब के साथ इसने कितना कोण बनाया? 45 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। अब 45 डिग्री का कोण बनाया तो जाते हुए भी 45 डिग्री का कोण बनाएगी, जाते हुए भी 45 डिग्री का कोण, क्योंकि जितने कोण से आई उतने ही कोण से जाएगी। तो ये प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित हो जाती है। इस दर्पण पर आपतित हुई तो इसका अभिलंब किस तरफ है? इस तरफ। अभिलंब का क्या मतलब होता है? लंबवत। तो जब इस तरह से रेखा है तो इस पर लंबवत यानी 90 डिग्री से ऐसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये जो दर्पण है इसका अभिलंब ये रहा। इस दर्पण के साथ जब इसने 45 डिग्री का कोण बनाया अभिलंब के साथ, तो जाएगी भी किस कोण से? 45 डिग्री का कोण बनाते हुए तो जाएंगे, ठीक है। और सीधी जा करके कहाँ गिर जाएंगी? चलिए, इस सैनिक को कहते हैं कि वो इस पेरिस्कोप में अच्छे से झांक करके देखे, ठीक है। अब ये जब सैनिक इसमें अच्छे से झांक करके देखेगा तो इसको ये प्रकाश किरण दिखाई देगी। और ये प्रकाश किरण आ कहाँ से रही है? ये प्रकाश किरण इस शत्रु जहाज से आ रही है। तो इसको यहाँ बैठे बैठे ये शत्रु जहाज दिख जाएगा। देखिए ये कितना नीचे है, ये कितना नीचे है, फिर भी इसे सामने ऊपर सामने आती हुई वस्तु यानी पानी के नीचे बैठा बैठा पानी के ऊपर आती हुई जहाज को देख लेगा और उसे पता चल जाएगा कि इस तरह से कोई शत्रु जहाज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ऐसे ही आप देख सकते हो कि टैंकों में, पनडुब्बियों में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो अगर आप पेरिस्कोप देखना चाहें तो आपके सामने अभी एक पेरिस्कोप है, देखिएगा ये है पेरिस्कोप। तो फिलहाल तो आपके लिए इसको देखना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके अंदर भी देखिएगा पेरिस्कोप के अंदर भी क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे जो है 45 डिग्री पर यहाँ पर और यहाँ पर दो दर्पण लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस पोजीशन में सेट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे सेट कर दूँ तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण पर जो है और यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर दो दर्पण लगाए हुए हैं। यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, यहाँ पर टकराएगी, फिर यूँ मुड़ेगी, फिर यूँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसे यहाँ की वस्तु दिखाई देगी। यहाँ से प्रकाश किरण एंटर होगी, यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो उसे देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कम हाइट वाला व्यक्ति भीड़ में आगे देखना चाहे तो वो देख सकता है, ठीक है। ऐसे कई सारे उदाहरण आपके पास में है। और ऐसे ही आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है कि बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप कैसे बनाया जाता है। कैलाइडोस्कोप एक बहुत ही अच्छा, आप ये कह सकते हो कि खिलौना भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो डिज़ाइनर होते हैं, जो कपड़ों पर डिज़ाइन बनाते हैं, वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन सोचने के लिए कैलाइडोस्कोप का उपयोग करते हैं।
तो ये होता क्या है और इसके अंदर कैसे कैसे बहुत सारी सुंदर सुंदर संरचनाएं देखी जा सकती है, इसको इसकी संरचना देखते वक्त देखते हैं। तो देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं कोलाइडोस्कोप की रचना और कोलाइडोस्कोप का चित्र कि कोलाइडोस्कोप क्या है। ये एक खिलौना भी मान सकते हो आप, और जो डिज़ाइनर लोग होते हैं जो कि चद्दरें या कपड़ों पर प्रिंट करते हैं सुंदर सुंदर डिज़ाइन, या चित्रकार भी आप कह सकते हो, तो वो नई नई डिज़ाइनों की कल्पना करने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो कैलाइडोस्कोप बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार यंत्र है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, इसकी संरचना समझ लीजिए, फिर हम कुछ पैटर्न देखेंगे स्क्रीन पर, जैसे आपको पता चलेगा कि कितना आप ये कह सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग सा डिवाइस है। ठीक है, देखिएगा, इसकी संरचना ऐसे होती है कि ये वैसे तो क्या होता है, लगभग बेलनाकार होता है। बेलनाकार का मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। जब आपको स्क्रीन पर हम अभी देखेंगे कि कैलाइडोस्कोप की संरचना कैसे होती है तो आपको साफ पता चलेगा। ठीक है, तो कैलाइडोस्कोप बेलनाकार होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, अगर इसको ऊपर से देखा जाए, तो ये कैसा दिखाई देगा, लगभग ऐसा ऊपर से देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम 3 दर्पण सेट करते हैं और एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कितने दर्पण लगाते हैं, 3। एक दर्पण, दूसरा दर्पण और तीसरा दर्पण, इस तरह एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, इनके बाहर की तरफ पॉलिश है लेकिन अंदर की तरफ ये दर्पण की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दर्पण की प्लेटें जो इसके अंदर फिक्स कर दी गई हैं। ठीक है, एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि एक तो इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर सेट कर दी गई है पूरी लंबी। ठीक है, पूरी लंबी सेट कर दी गई है। अब इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 दर्पण इसके अंदर लग गए साइडों में। ठीक है, ऊपर क्या किया जाता है, ऊपर पूरा बंद कर दिया जाता है और एक छेद छोड़ दिया जाता है जिसमें से हम देख सकते हैं, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ अभी भी खाली पड़ा है, तो नीचे की तरफ क्या किया जाता है, पहले तो एक पारदर्शी प्लेट रखी जाती है, यानी कांच, सीधा कांच, उसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं है। इस कांच के ऊपर कोई डिज़ाइन जिसको हमने बार बार देखना है, उस डिज़ाइन को रख दिया जाता है। जैसे हम क्योंकि एक सिंपल सा बना रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कोई कांच की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों के टुकड़े रख दिए या रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े रख दिए। ठीक है, कहाँ पर, इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर हमने कहीं कहीं इस तरीके से रख दिए। ठीक है, जो भी पैटर्न हमने बनाना है वो रख दिया। ठीक है, और नीचे क्या लगा दिया, नीचे भी क्या लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया। नीचे भी क्या लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया। अब हम देख सकते हो नीचे भी दर्पण, साइड में भी दर्पण। नीचे वाले दर्पण से जो प्रकाश किरणें आएंगे वो साइड वाले दर्पणों से टकरा करके कितने सारे प्रतिबिंब बना देंगी। एक साथ एक एक चीज के जब 1-1, 2-2 लाख प्रतिबिंब बनेंगे तो आप देख सकते हो कि वो जो चीज है, जो नज़ारा है अंदर का, वो कितना खूबसूरत दिखाई देगा। ठीक है, सो अब देखो आपकी स्क्रीन पर कैलाइडोस्कोप का डायग्राम है। ये देखो चित्र कितना इंटरेस्टिंग सा लगता है कैलाइडोस्कोप, और साथ के साथ आपको इससे बनाए गए कई सारे पैटर्न भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे डिजाइनर कई सारे कपड़ों के डिजाइन बनाने के लिए, डिजाइनों की कल्पना करने के लिए इस कैलाइडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एक डिजाइन आपके सामने देखिए, कितने कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है ये। ठीक है, सो कैलाइडोस्कोप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिवाइस है। ये आप एक खिलौने के रूप में भी बना सकते हो और जो डिज़ाइनर है वो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।